हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आप सभी का फिर से स्वागत है डी कॉमर्स में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ बात करने वाला हूँ चैप्टर नंबर 8 के लॉन्ग क्वेश्चंस के बारे में। दोस्तों, अगर आपने शॉर्ट क्वेश्चन वाला वीडियो नहीं देखा तो डेफिनेटली उसको देखने के बाद ही आप यहाँ पर आइएगा, क्योंकि वहां पर जो बेस आपका बनेगा वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा आपके लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए। तो सबसे पहले वहां पे मैंने चैप्टर का नाम एक्सप्लेन किया है, सोर्सेस ऑफ बिजनेस फाइनेंस, तो उसको भी आप जो है जरूर देखिएगा। अब बात करते हैं यहाँ पर लॉन्ग क्वेश्चन की सबसे पहले क्वेश्चन पे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है एक्सप्लेन ट्रेड क्रेडिट। जो भी आप उधारी में माल खरीदते हो उसको बोलते हैं क्रेडिट परचेज। तो ये जो ट्रेड क्रेडिट होता है उसको आपको एक्सप्लेन करना है। एंड बैंक क्रेडिट, जो आप बैंक से पैसा लेते हो उसको बोलते हैं बैंक क्रेडिट एज सोर्सेस ऑफ शॉर्ट टर्म फाइनेंस। अब आप बैंक से शॉर्ट टर्म के लिए लोन लेते हो, और ट्रेड क्रेडिट तो हमेशा शॉर्ट टर्म के लिए ही होता है। तो ये जो शॉर्ट टर्म फाइनेंस के दो तरीके हैं, इसको आपको एक्सप्लेन करना है। तो चलिए आते हैं सबसे पहले इसके आंसर में। सबसे पहले बात करेंगे ट्रेड क्रेडिट के बारे में। ट्रेड क्रेडिट, द क्रेडिट ऑफर्ड बाय वन सप्लायर टू अ परचेजर ऑफ गुड्स इज कॉल्ड एज ट्रेड क्रेडिट। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर आप उधारी में सामान खरीद रहे हो तो उसको बोलेंगे ट्रेड क्रेडिट। This helps in promoting sales of goods and services, as the purchaser is not required to make payment at that time in the form of cash. Such credit is granted only to credit-worthy customer. ठीक है। तो ट्रेड क्रेडिट का मतलब आपको समझ आ गया। और ये क्यों दिया जाता है? क्योंकि जो कस्टमर है उसको इससे फायदा होता है कि उसको शुरू में पैसा नहीं देना पड़ता। जब वो गुड्स बेच देता है या फिर कुछ टाइम लिमिट जब फिक्स होती है उसके बाद उसको पैसा देना पड़ता है, तो वहां पर उसका पैसा ब्लॉक नहीं होता है। इसीलिए ट्रेड क्रेडिट बहुत काम आती है बिजनेसमैन के लिए। और ऐसी क्रेडिट खाली उन्हीं लोगों को दी जाती है जिसका मार्केट में नाम होता है। तो अगर आपको कोई बोलेगा कि विजय माल्या को लोन चाहिए 10 करोड़, तो आप क्या दोगे? नहीं दोगे, क्योंकि विजय माल्या का नाम ऑलरेडी खराब हो चुका है, उनकी क्रेडिट वर्दीनेस खराब हो गई है, इसीलिए। तो यहाँ पर कुछ फैक्टर्स दिए गए हैं जिससे वॉल्यूम एंड पीरियड ऑफ क्रेडिट जो है वो इन्फ्लुएंस होता है। फॉर एग्जांपल फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ सेलर, जितना भी सेलर का फाइनेंशियल पोजीशन क्या है ये देखते हो। अगर सेलर का फाइनेंशियल पोजीशन उतना ज्यादा अच्छा नहीं है, आपको लगता है कि लॉन्ग टर्म में इसका भरोसा नहीं कि ये प्रॉफिट करेगा या लॉस करेगा, तो आप उसको बहुत ही कम टाइम का समय देते हो। फॉर एग्जाम्पल 5 दिन 10 दिन ऐसा समय देते हो उसको पैसा देने का। और अगर उसका फाइनेंशियल पोजीशन बहुत ज़्यादा अच्छा है, आपको पता ही जैसे कि रिलायंस इंडस्ट्रीज को अगर आपको कोई गुड्स दे रहे हैं क्रेडिट में, तो आप सोचोगे भी नहीं, आप उनको 1 मंथ 2 मंथ का टाइम लिमिट आराम से दे सकते हो, और जितना अमाउंट वो चाहे उतना दे सकते हो, क्योंकि आपको पता है वो एक ट्रस्टेड कंपनी है और वो कहीं नहीं भागेगी। तो ये होता है पहला, फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ सेलर। दूसरा, पास्ट पेमेंट रिकॉर्ड। आप ये भी देखोगे कि भाई अगर ये कस्टमर पिछले बार मेरे से पैसा लेकर गया था तो इसने कितने दिन में वापस किया था। अगर इतने बताए हुए टाइम पर वापस कर दिया था तो गुड है, तो आप इसको दे सकते हो। लेकिन अगर इसने बताए हुए टाइम से बहुत ज्यादा लेट कर दिया तो आप इस बार हिचकिचाओगे कि मैं इसको कैसे पैसा दूं, ये टाइम पे तो पैसा वापस देता है, मतलब मैं इसको कैसे गुड्स दूं क्रेडिट में, ये टाइम पे तो मेरे को पैसा देता नहीं है। तो इसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि आपका पास्ट पेमेंट रिकॉर्ड कैसा है। तीसरा, वॉल्यूम ऑफ परचेज। अब ये भी डिपेंड करता है कि आप कितना खरीद रहे हो। अगर आप रिटेलर से सामान खरीदोगे, आप एक पेन, दो पेंसिल, तीन रबर, चार शॉर्पनर और ऐसी चीजें खरीदोगे, तो वो थोड़ी ना आपको क्रेडिट में देगा। अब उसका 50 रुपये होगा, उसको भी आप क्रेडिट में ले जाओगे तो उसकी कहानी खत्म हो जाएगी। तो इसीलिए वॉल्यूम ऑफ परचेज डिपेंड करता है कि आप कितना सामान खरीद रहे हो। जितना ज्यादा खरीदोगे उतना आपको क्रेडिट देने के लिए वो तैयार हो जाएगा, जितना कम खरीदोगे वो आपसे पैसे उतनी जल्दी मांगेगा। उसके बाद आता है दोस्तों यहाँ पर बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं ट्रेड क्रेडिट के। जैसे कि वो तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि इट हेल्प्स अ कंपनी इन एक्यूमुलेटिंग इन्वेंट्रीज फॉर इंक्रीजिंग सेल्स इन फ्यूचर। अब पैसा तो आपको देना नहीं है, लेकिन आप गुड्स तो खरीद सकते हो, तो आप गुड्स खरीद के उसको अपने स्टॉक पे रख सकते हो, ताकि जैसे ही आपकी सेल बढ़े तो आपके पास स्टॉक हो बेचने के लिए, है ना। तो ये पहला फायदा होता है ट्रेड क्रेडिट का। दूसरा, ट्रेड क्रेडिटर्स डू नॉट हैव एनी राइट ओवर द कंपनीज एसेट, देयरफॉर एसेट्स कैन बी मोर्टगेज फॉर रेजिंग मनी फ्रॉम अदर सोर्स। अब जो भी आपको उधारी में माल दे रहा है वो आपसे थोड़ी ना गारंटी मांगता है, वो आपसे थोड़ी ना आपकी एसेट मांगता है, गिरवी रखता है, नहीं रखता। तो इसका मतलब क्या है कि आप उधारी में माल भी खरीद सकते हो और अपनी एसेट किसी और जगह पर उधारी पर रख कर
अपनी एसेट किसी और जगह को मॉर्गेज रखकर वहां से भी आप जो है पैसे ले सकते हो। तो ये बात ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो ये होता है दूसरा बेनिफिट। तीसरा तीसरा नहीं, दो ही। अब आते हैं बैंक क्रेडिट में। बैंक क्रेडिट का मतलब क्या होता है? कमर्शियल बैंक प्रोवाइड सोर्सेज ऑफ फंड्स एंड दिस फंड्स आर यूज्ड फॉर डिफरेंट पर्पस एंड टाइम पीरियड्स इन द फॉर्म ऑफ ओवरड्राफ्ट्स, कैश क्रेडिट्स, डिस्काउंटिंग बिल। तो यहाँ पर जो भी बैंक आपको ओडी देती है, सीसी देती है और डिस्काउंटिंग बिल्स, तो ये सभी सर्विसेज देती है, इनको बोलते हैं बैंक क्रेडिट। दिस लोन नीड्स टू बी पेड इन लंप सम और बाय पेइंग इन इंस्टॉलमेंट। आपके पास दो ऑप्शन होता है, आप बैंक के लोन को एक साथ पे कर दो या फिर आप उसको ईएमआई में कन्वर्ट कर लो और मंथली 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 आप कुछ अमाउंट पे करते जाओ। तो ये आप कर सकते हो। बेनिफिट्स ऑफ बैंक क्रेडिट, देयर इज सेक्रेसी इन प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन अबाउट देयर कस्टमर। अब बैंक क्रेडिट लेने से क्या फायदा होता है? बैंक क्रेडिट लेने से ये फायदा होता है कि उन लोग जो है आपकी सारी चीजें सीक्रेट रखते हैं, तो मार्केट में पता नहीं चलता कि आपने लोन लिया है। तो ये बात बहुत ज्यादा अच्छी है, ट्रेड क्रेडिट में पता चल जाता है। और फ्लेक्सिबिलिटी भी होता है लोन रिपेमेंट में, आपके पास ऑप्शन भी होते हैं कि आपको ईएमआई में देना है या फिर एक साथ देना है। तो ये ऑप्शंस आपको वहां पर बैंक क्रेडिट में देखने को मिल जाते हैं। तो ये था दोस्तों यहाँ पर पहला क्वेश्चन, जिसमें हमने बैंक क्रेडिट के बारे में बात की और साथ ही साथ ट्रेड क्रेडिट के बारे में बात की। अब आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 में, जो कि है डिस्कस द सोर्सेज फ्रॉम विच अ लार्ज इंडस्ट्रियल एंटरप्राइज कैन रेज कैपिटल फॉर फाइनेंसिंग मॉडर्नाइजेशन एंड एक्सपांशन। अब एक ऐसा बंदा जो बड़े लेवल पे काम कर रहा है, जिसके पास इंडस्ट्री है, उसको पैसा चाहिए अपने इंडस्ट्री को मॉडर्न करने के लिए, टेक्नोलॉजी इंप्रूवमेंट करने के लिए और अपने इंडस्ट्री को एक्सपांड करने के लिए। तो वो कहाँ से पैसा लेगा? कहाँ से लेगा? सबसे पहला इक्विटी शेयर से ले सकता है, क्योंकि इसको लॉन्ग टर्म के लिए पैसा चाहिए होगा और बहुत ज्यादा अमाउंट में पैसा चाहिए होगा। तो ये सबसे पहले इक्विटी शेयर से ले सकता है। इक्विटी शेयर्स क्या होता है ये मैं आपको पहले ही समझा चुका हूँ, फिर भी एक बार मैं पढ़कर बताता हूँ। दिस आर द शेयर्स दैट आर पार्ट ऑफ ओनर्स कैपिटल। The person holding such share are known as equity shareholder and they enjoy decision-making capacity in management. They also get high returns when the profits of the business gets higher, क्योंकि वो बेसिकली ओनर होते हैं। तो ये बात मैंने आपको शॉर्ट क्वेश्चन वाले वीडियोस में बताई थी, तो वहां पर जाकर आप चेक कर सकते हो इक्विटी शेयर्स। दूसरा, प्रेफरेंस शेयर से भी वो पैसा ले सकता है। दिस इज द टाइप ऑफ शेयर दैट गिव्स शेयर होल्डर अ प्रेफरेंशियल राइट with regard to repayment of capital and earning payments after a period of time. The payment to preference holder is done as per the section 80 of Companies Act 1956. अब तो Companies Act 2013 आ गया है, तो उसमें जो सेक्शन नंबर है वो थोड़े से चेंज हो चुके हैं। फिर तीसरा, लोन ले सकते हो आप बैंक से। A business can borrow funds from bank and similar financial institution for a fixed time, एक फिक्स टाइम के लिए, फिक्स्ड रेट या फिर वेरिएबल रेट, वो आप पे डिपेंड करता है। दे हैव टू पे इंटरेस्ट। ठीक है, आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। तो इन तीन जगहों से जो है आप लोन ले सकते हो, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, लोन। और फिर चौथा आता है रिटेन अर्निंग, जो कि मैंने आपको बताया, आपकी जो भी पास्ट प्रॉफिट है उसको आप इकट्ठा करते हो, उसको वापस बिजनेस में रीइन्वेस्ट कर देते हो। These are parts of profit that are kept for use in future. It is called as retained earning. पांचवा, डिबेंचर, जिसको भी मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है कि डिबेंचर क्या होता है, जिसमें आपको इंटरेस्ट मिलता है फिक्स्ड रेट से। These are the instruments that are helpful in raising long-term capital. Debenture are like loans having a fixed rate of return. तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही इजीली खत्म हो जाता है। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 में। दोस्तों अगर आपका कोई भी डाउट हो, आपको कोई भी चीज समझ ना आई हो, तो कमेंट बॉक्स पे लिखिएगा, मैं उसका रिप्लाई दे दूंगा। अब आते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 में, व्हाट एडवांटेजेस डज इशू ऑफ डिबेंचर प्रोवाइड ओवर द इशू ऑफ इक्विटी शेयर। अब यहाँ पर पूछा है कि डिबेंचर इशू करने से क्या फायदा है और इक्विटी शेयर इशू करने से भी ज्यादा फायदा डिबेंचर इशू करने में क्यों होता है। मैं आपको बताता हूँ क्यों होता है। अगर आपने एक साल प्रॉफिट नहीं कमाया तो इक्विटी शेयर को हो सकता है डिविडेंड ना मिले, लेकिन डिबेंचर होल्डर को कंपलसरी इंटरेस्ट मिलता है। दूसरी बात, अगर फर्म लिक्विडेशन में चली गई, बंद होने के कगार पर आ गई, कंपनी बंद होने के कगार पर आ गई, तो सबसे पहले जो पैसा है वो डिबेंचर को मिलेगा, डिबेंचर होल्डर को मिलेगा, उसके बाद इक्विटी शेयर होल्डर को मिलेगा। तो ये एडवांटेज होता है डिबेंचर का।
पढ़ते हैं इसमें कौन से एडवांटेज लिखे हैं। पहला, issuing equity share makes the shareholder own the company and they became entitled to voting rights, while debenture holders do not have any rights in the organization. They get a fixed amount in form of payment. Debenture thus do not contribute to a dilution of ownership of company and can be issued without any risk. डिबेंचर इशू करने का फायदा एक ये भी होता है कि आपकी जो ओनरशिप है बिजनेस में वो खत्म नहीं होती, क्योंकि डिबेंचर होल्डर ओनर नहीं होता है तो आपकी ओनरशिप आपकी ही रहेगी और आपके पास ही वोटिंग पावर रहेगी। डिबेंचर होल्डर के पास वोटिंग पावर्स नहीं रहते, ये भी फायदा होता है। दूसरा, फॉर इशूइंग शेयर द कंपनी हैज टू बियर ह्यूज कॉस्ट, ऑल्सो डिविडेंड पेमेंट इज नॉट टैक्स डिडक्टेबल, फॉर इंटरेस्ट पेड टू डिबेंचर कंपनी रिसीव टैक्स डिडक्शन, सो इशूइंग डिबेंचर इज बेनिफिशियल। दूसरा फायदा ये होता है कि अगर इक्विटी शेयर होल्डर को आप डिविडेंड देते हो तो उसमें आपको टैक्स बेनिफिट नहीं होता। इसका मतलब कि आपको उसमें टैक्स की छूट नहीं मिलती है। आपके प्रॉफिट में जब टैक्स कैलकुलेट होता है तब डिविडेंड को माइनस नहीं किया जाता। लेकिन अगर आप डिबेंचर इशू करते हो तो डिबेंचर का इंटरेस्ट आपको टैक्स बेनिफिट देता है, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस जब आप कैलकुलेट करोगे तो डिबेंचर का इंटरेस्ट उसमें माइनस हो जाएगा और उसके बाद बचे अमाउंट पर आपको टैक्स देना होगा। तो यहाँ पर ये भी फायदा होता है डिबेंचर इशू करने का। तीसरा, डिबेंचर आर हैविंग अ फिक्स्ड रेट ऑफ रिटर्न, सो इफ नो प्रॉफिट इज आल्सो अर्न्ड देन आल्सो द कंपनी नीड्स टू पे द डिविडेंड व्हिच इज एट फिक्स्ड रेट. On the other hand, a company is doing equity share and making profit needs to share more with the shareholder, which varies with the profit earned. Thus, it is better to issue debenture. अब कंपनी के लिए डिवेंचर में क्यों फायदा है इशू करना? क्योंकि देखो, अगर कंपनी ज्यादा पैसा कमाएगी तो भी डिवेंचर होल्डर को उतने ही परसेंट से इंटरेस्ट देगी। अगर कंपनी कम पैसा कमाएगी तो भी डिवेंचर होल्डर को उतने ही परसेंट से पैसा देगी। लेकिन अगर इक्विटी शेयर होल्डर के डिविडेंड की बात करो तो अगर कंपनी ज्यादा कमाएगी तो ज्यादा डिविडेंड देगी, कम कमाएगी तो डिविडेंड नहीं देगी। तो इसीलिए भी डिवेंचर्स में फायदा होता है कि अगर आप ज्यादा भी कमा रहे हो तो भी आपको एक लिमिटेड अमाउंट ही उनको देना है। क्वेश्चन नंबर 3 खत्म, बहुत ज्यादा इजी था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। स्टेट द मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ पब्लिक डिपॉजिट एंड रिटेन अर्निंग एज मेथड ऑफ बिजनेस फाइनेंस। दो चीज के बारे में बात करनी है, पहला पब्लिक डिपॉजिट के बारे में, दूसरा रिटेन अर्निंग के बारे में। दोनों में क्या क्या फायदे हैं, क्या क्या नुकसान है, ये आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 4 में। सबसे पहले पब्लिक डिपॉजिट क्या होते हैं? जब आप पब्लिक से पैसा लेते हो शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म के लिए तो उसको बोलते हैं पब्लिक डिपॉजिट। अब यहाँ पर जो ये डिपॉजिट है ये बैंक डिपॉजिट से ज्यादा रिटर्न प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। एनीवन इंटरेस्टेड इन डूइंग इन्वेस्टमेंट नीड्स टू सबमिट अ प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म अलोंग विद द अमाउंट टू बी डिपॉजिटेड। आपको एक फॉर्म भरना पड़ता है जब आप अमाउंट डिपॉजिट करते हो। डिपॉजिट रिसिप्ट विल बी इशूड एज एक्नॉलेजमेंट। ये होता है पब्लिक डिपॉजिट कि आप पब्लिक से पैसा लेते हो। लेकिन दोस्तों ये इक्विटी वाला नहीं है। इक्विटी शेयर्स में आप पब्लिक से पैसा लेते हो, बदले में उनको इक्विटी शेयर्स देते हो तो वो ओनर बन जाते हैं बिजनेस के। लेकिन पब्लिक डिपॉजिट में आप उनको इक्विटी शेयर्स नहीं देते, वो आपको पैसा देते हैं, आप उनको रिसिप्ट देते हो और कुछ समय बाद उनका पैसा वापस कर देते हो। वो होता है पब्लिक डिपॉजिट। इसके फायदे क्या क्या है? बहुत कम रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने पड़ते हैं। दूसरा, फंड रेजिंग फ्रॉम पब्लिक इज लेस कॉस्टली देन बोरोइंग लोन फ्रॉम बैंक। बैंक से आप लोन लोगे तो वो आपको ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करेगा, लेकिन अगर आप पब्लिक से लोन लोगे तो आपको बैंक से सस्ते रेट में मिल जाएगा। ये भी एक फायदा है। तीसरा, एज डिपॉजिटर डू नॉट हैव एनी वोटिंग राइट, ओनरशिप इज नॉट डाइल्यूटेड, यानी कि आप पब्लिक को वोटिंग राइट नहीं देते हो तो आपकी ओनरशिप जो है वो डाइल्यूट नहीं होती, वो आपके अपने पास रहती है। डीमेरिट्स क्या क्या होते हैं? अमाउंट ऑफ मनी रेज्ड फ्रॉम पब्लिक इज लिमिटेड एट इट्स डिपेंड्स ऑन विलिंगनेस एंड अवेलेबिलिटी ऑफ फंड। अब अगर आप पब्लिक से पैसा ले रहे हो तो इसके लिए जरूरी ये भी तो है कि पब्लिक को आप पर भरोसा होना चाहिए। अगर पब्लिक को आप पर भरोसा नहीं है तो पब्लिक आपको पैसा नहीं देगी, तो ये एक डीमेरिट्स है। दूसरा, न्यू कंपनीज फाइंड इट डिफिकल्ट टू रेज फंड एज ट्रस्ट इज लेस अमंग पीपल। अगर कोई नया कंपनी आती है, अगर मैं आज नया कंपनी खोल लेता हूँ डी कॉमर्स लिमिटेड, और मैं आपसे पैसा मांगता हूँ 100 करोड़, तो आप मेरे को दोगे? आप मेरे को 100 रुपए भी नहीं दोगे, तो 100 करोड़ क्यों दोगे, है ना? तो इसीलिए जो ये नए कंपनीज है उनको डिफिकल्टी होती है पैसे इकट्ठे करने में पब्लिक डिपॉजिट से। तीसरा, अ फर्म विथ हाई कैपिटल रिक्वायरमेंट दिस विल नॉट बी अ गुड ऑप्शन। अगर आपको बहुत
ज़्यादा कैपिटल की ज़रूरत है तो आप पब्लिक डिपॉजिट नहीं कर सकते, क्योंकि पब्लिक डिपॉजिट जनरली शॉर्ट टर्म के लिए होती है और शॉर्ट अमाउंट के लिए होती है। तो ये बात यहाँ पर आपको ध्यान में रखनी है। अब बात करते हैं रिटेन्ड अर्निंग के बारे में। रिटेन अर्निंग क्या होता है? जो भी फर्म पास्ट प्रॉफिट कमाती है उसको अपने पास स्टोर करके रखती है और उसी को बिजनेस में वापस री इन्वेस्ट करते जाती है और बिजनेस को एक्सपांड करते जाती है। फर्म्स कीप अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट बिफोर डिस्ट्रीब्यूटिंग द डिविडेंड्स टू द शेयर होल्डर। सच प्रॉफिट आर केप्ट फॉर फ्यूचर यूज इन बिजनेस एंड इज कॉल्ड एज रिटेन्ड अर्निंग। सिंपल है। मेरिट्स क्या क्या है? फंड्स जो है इंटरनल सोर्स से आते हैं तो इसीलिए इसमें कोई भी इंटरेस्ट पे नहीं करना पड़ता। दूसरा, जितनी रिटेन अर्निंग बढ़ती जाती है उतने ही इक्विटी शेयर का प्राइस बढ़ता जाएगा और इक्विटी शेयर का प्राइस बढ़ता जाएगा तो जो ओनर है उसकी नेटवर्थ भी बढ़ती जाएगी, उसके पैसे भी बढ़ते जाएंगे, ये फायदा होता है। तीसरा, एज दिस प्रॉफिट इज आर सरप्लस इट रिड्यूसेस चांसेस ऑफ अनएक्सपेक्टेड लॉस। जैसे कि आपको पता है कि आप प्रॉफिट कमाने के बाद री इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको लॉस होने के चांसेस बहुत ज्यादा कम हो जाते हैं, ये भी इसका फायदा होता है। अब नुकसान क्या होता है? बिजनेस प्रॉफिट जो है वो हमेशा सेम नहीं रहते, वो फ्लक्चुएट होते रहते हैं, इसीलिए रिटेन्ड अर्निंग कौन से साल में कितनी हो ये हम पता नहीं लगा सकते। तो इसीलिए यहाँ पर ये रिस्क भी है कि जब आपको पैसा चाहिए हो तब आपके पास रिटेन्ड अर्निंग में पैसा ना हो। दूसरा, इन्वेस्टिंग लार्ज अमाउंट ऑफ प्रॉफिट इनटू बिजनेस कैन मेक शेयर होल्डर्स अनहैप्पी। कभी कभी क्या होता है कि अगर आप ज्यादा पैसा री इन्वेस्ट कर रहे हो और आपकी कॉम्पिटिटर कंपनी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड बांट रही है तो शेयर होल्डर क्या सोचेंगे? अरे भाई मैंने भी फोकट का इस कंपनी का शेयर ले लिया है, ये तो मेरे को डिविडेंड भी नहीं दे रही है। उन लोग ये नहीं देखेंगे कि आप बिजनेस बढ़ाने के बारे में सोच रहे हो, उनको तो पैसे से मतलब है। तो जो दूसरी कॉम्पिटिटर कंपनी होगी वो उनके शेयर खरीद लेंगे, बोलेंगे हाँ भाई ये कंपनी आपको डिविडेंड भी देती, तो वो वहां चले जाएंगे। तो ये इसका डीमेरिट। तीसरा, फंड आर मिसयूज समटाइम्स एज फर्म डू नॉट कैश इन ऑन द अपॉर्चुनिटी एट द राइट टाइम। अब जब आपके पास खुद का पैसा है जिसमें आपको इंटरेस्ट नहीं लग रहा है तो कभी कभी क्या है, लोग उसको हल्के में ले लेते हैं, लोग उसको कहीं वेस्ट कर देते हैं। लेकिन अगर इंटरेस्ट पे करना रहता है तो लोग समझदारी के साथ पैसा लेते हैं और समझदारी के साथ पैसा इन्वेस्ट करते हैं। तो ये भी एक डिमेरिट हुआ कि आप अगर आपके पास बिना इंटरेस्ट के पैसा आता है तो आप उसका अच्छे से यूज नहीं करते कभी कभी। क्वेश्चन नंबर 5, डिस्कस द फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट यूज्ड इन इंटरनेशनल फाइनेंसिंग। अब आपको अगर बाहर से पैसा लेना है तो आपके पास कौन से फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स अवेलेबल है उसके बारे में बात करेंगे। जो मेनली है वो 3 फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स है जो इंटरनेशनल फाइनेंसिंग में यूज होते हैं। पहला एडीआर, जो कि मैंने आपको बताया कि अगर आपको यूएस में अपने कंपनी के शेयर्स बेचने हैं तो आपको पहले यूएस डॉलर में कन्वर्ट कराने पड़ेंगे, फिर वहां पर आपको एडीआर इशू होगा, फिर आप उस एडीआर को वहां के स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट करा सकते हो और फिर वहां की पब्लिक से पैसे ले सकते हो, एडीआर। फिर आता है फॉरेन करेंसी कन्वर्टिबल बॉन्ड्स, जैसे आप यहाँ पर डिबेंचर इशू करते हो वैसे ही आप फॉरेन में अपने बॉन्ड्स इशू कर सकते हो। दिस आर डेब्ट सिक्योरिटीज व्हिच आर क्वालिफाइड टू बी कन्वर्टेड इनटू डिपॉजिटरी रिसीप्ट्स एंड इक्विटी शेयर्स आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। The term of conversion and price are specified in advance and return on such securities are fixed, prior which is lower than return on securities that are non-convertible। अब दोस्तों यहाँ पर एफसीसीबी में क्या होता है कि आपको अगर बाहर से पैसा चाहिए तो आप यहाँ से जो है अपने बॉन्ड्स, अपने डिवेंचर्स या अपने शेयर्स वहां पर गिरवी रख सकते हो और वहां पर वो वाली बैंक जो है वो आपको एफसीसीबी इशू करने की परमिशन देगी फॉरेन में, जिससे आपको फॉरेन का पैसा यूज करने का मौका मिलेगा। तीसरा होता है जीडीआर। जीडीआर आप पूरे ग्लोब में, पूरे वर्ल्ड में कहीं भी इशू कर सकते हो, कहीं भी अपने शेयर्स लिस्ट करा सकते हो, तो वो होता है जीडीआर। मैंने इन चीजों को पहले एक्सप्लेन किया है इसलिए मैं अभी इसको थोड़ा सा शॉर्ट में निपटा रहा हूँ। छठवां, व्हाट इज कॉमर्शियल पेपर, व्हाट आर इट्स एडवांटेज एंड लिमिटेशन। कॉमर्शियल पेपर क्या होता है, उसके एडवांटेज क्या होते हैं, उसके डिसएडवांटेज क्या होते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, one type of credit instrument that is used by credit-worthy firms to raise short-term finance for their business is called commercial paper। जब भी शॉर्ट टर्म फाइनेंस की बात होती है बड़ी बड़ी कंपनीज हमेशा कॉमर्शियल पेपर इशू करती हैं। क्यों? क्योंकि इसमें कम फॉर्मेलिटीज रहती है, पब्लिक का इन्वॉल्वमेंट बहुत कम रहता है, पब्लिक का इन्वॉल्वमेंट नहीं रहता है और इजिली पैसा मिल भी जाता है कम इंटरेस्ट रेट में। इट इज अ टाइप ऑफ अनसिक्योर्ड प्रॉमिसरी नोट विथ ए मैच्योरिटी रेंजिंग फ्रॉम 90 to 364 days। 90 से 364 दिन के लिए आपको पैसा चाहिए तो आप कॉमर्शियल पेपर से ले सकते हो।
It is issued to insurance company, bank, business firms and pension funds. It is regulated by RBI. जो रिजर्व बैंक है अपने इंडिया की, वो इस चीज को रेगुलेट करती है, इसके ऊपर ध्यान रखती है, और इसको आप इंश्योरेंस कंपनी, बैंक, बिजनेस फर्म को इशू कर सकते हो। उसके बाद एडवांटेज क्या क्या होते हैं? लोअर कॉस्ट, मैंने आपको बताया, कम इंटरेस्ट रेट में आपको मिल जाएगा। दूसरा, हाई लिक्विड एसेट होती है कि अगर आपके पास कमर्शियल पेपर है तो आप उसको किसी को भी ट्रांसफर कर सकते हो इजीली। तीसरा, कंपनीज अर्न गुड रिटर्न बाय इन्वेस्टिंग द सरप्लस अर्निंग। जो भी अच्छी किसी कंपनी के पास एक्स्ट्रा पैसा पड़े हैं तो वो एक्स्ट्रा पैसे को कॉमर्शियल पेपर वालों को दे के अच्छा पैसा कमा सकते हैं। चौथा, प्रोवाइड ए कंटिन्यूस सोर्स ऑफ फाइनेंस फॉर फर्म। कंटिन्यूस जो है, आपको आपके फर्म को पैसा अगर चाहिए तो वो आपको कॉमर्शियल पेपर से मिल सकता है। लिमिटेशन क्या क्या है? जहाँ स्ट्रॉन्ग मार्केट जिस कंपनी की होगी उसी को कॉमर्शियल पेपर दिया जाएगा। अगर किसी कंपनी की मार्केट अच्छी नहीं है, उनकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है, तो उनको नहीं दिया जाता है। दूसरा, टाइम पीरियड कैन नॉट बी एक्सटेंडेड इन केस फंड्स आर नॉट अवेलेबल। अब मान के चलो अगर आपने 90 डेज का कॉमर्शियल पेपर ले लिया तो किसी भी हाल में आप उसको एक्सटेंड नहीं कर सकते हो। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी, आप उसको एक्सटेंड नहीं कर सकते, आपको उसी समय उसको पे करना पड़ता है। तो ये होता है इसका लिमिटेशन। दोस्तों यहाँ पर जो है चैप्टर नंबर 8 खत्म होता है। वीडियो अच्छा लगा लाइक करिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो सब्सक्राइब करिए, क्योंकि ऐसे वीडियोस मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूँ। आज के लिए इतने दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।